इंडियन एस्टीमेट के अकॉर्डिंग 800 से 1000 लोग मारे गए एंड लगभग 1500 से भी ज्यादा लोग हैवीली इंजर्ड हो गए। इस इंसिडेंट का भगत सिंह के दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी पूरी जिंदगी अपनी देश की आज़ादी के लिए डेडिकेट करूंगा। और इस निर्णय के बाद भगत सिंह ने डिसाइड किया कि पीसफुल तरीके से फ्रीडम नहीं मिलेगी, अगर फ्रीडम चाहिए तो हथियार उठाने पड़ेंगे। क्या एक 23 साल का लड़का पूरे ब्रिटिश एम्पायर को डरा सकता है? क्या एक 23 साल का लड़का फियरलेस होकर अपने देश के लिए जान सेक्रीफाइस कर सकता है? क्या एक 23 साल का लड़का हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम सकता है? 19 सितंबर 1907 ब्रिटिश इंडिया का एक छोटा सा गांव बंगा, जो आज फैसलाबाद पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, यहीं जन्म होता है सरदार भगत सिंह का। भगत सिंह फाइनेंशियली तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन मेंटली वो एक रेवोल्यूशनरी फैमिली से आते थे। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन में पहले से ही एक्टिव थे। हालांकि अजीत सिंह को तो भगत सिंह के जन्म से पहले ही देश से एग्जाइल कर दिया गया था। दरअसल 1906 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉलोनाइजेशन बिल पास किया। इस बिल के अकॉर्डिंग अगर किसी किसान की डेथ हो जाती तो जमीन सरकार अपने कब्जे में ले सकती थी, जिससे किसानों का अपनी ही जमीन से अधिकार खत्म हो सकता था। इस लॉ के अगेंस्ट देश में बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए और इसी दौरान अजीत सिंह ने किसानों को संगठित करके एक आंदोलन शुरू किया, जिसे पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट कहा जाता है। इस आंदोलन में बड़ी बड़ी सभाएं हुई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बड़े बड़े भाषण दिए गए और किसानों को अपने राइट्स के ऊपर खड़ा होने के लिए प्रेरित किया गया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर लगने लगा कि अजीत सिंह का ये आंदोलन रेबेलियन यानी बगावत न बन जाए, इसलिए बिना कोई लंबा मुकदमा चलाए अजीत सिंह को गिरफ्तार करके बर्मा भेज दिया गया। यानी भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना किसी बुक से नहीं सीखा, वो उन्होंने अपने घर के माहौल से सीखा और अपने खून से सीखा। पहले 6 साल भगत सिंह ने किसी फॉर्मल स्कूल से एजुकेशन नहीं ली, उन्होंने अपने घर के एनवायरनमेंट से ही रेवोल्यूशनरी चीजें सीखी एंड पंजाबी और उर्दू जैसे सब्जेक्ट्स को बोलना एंड समझना सीखा। इसके बाद 1913 से 1916 तक यानी 6 से 9 साल की उम्र तक भगत सिंह ने अपने गांव के एक लोकल स्कूल से ही पढ़ाई की, जहां पर उन्होंने पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के बारे में बेसिक्स चीजें सीखी। दरअसल भगत सिंह शुरू से ही एक एवरेज स्टूडेंट नहीं बल्कि एक क्यूरियस स्टूडेंट थे। उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी चीजें जानने की और सवाल करने की। भगत सिंह की फैमिली में फ्रीडम स्ट्रगल एक नॉर्मल टॉपिक था। फैमिली नहीं चाहती थी कि बेटा सिर्फ इंडियन सिलेबस तक सीमित रहे, वो चाहते थे कि बेटा इंडियन वैल्यूज को भी समझे। इसलिए भगत सिंह की क्यूरियोसिटी एंड प्रायोरिटी देखते हुए 1916 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। ऑनेस्टली था तो डीएवी स्कूल भी एक ब्रिटिश स्कूल ही, लेकिन डीएवी स्कूल का एनवायरनमेंट आर्य समाज मूवमेंट से जुड़ा था। आर्य समाज मूवमेंट एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, जो सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं था बल्कि समाज, शिक्षा और राष्ट्रवाद से भी जुड़ा था। डीएवी स्कूल से भगत सिंह ने इंडियन कल्चर एंड नेशनलिस्ट आइडियाज को पढ़ा, लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद भगत सिंह का ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से भरोसा उठ गया और उन्होंने स्कूल ड्रॉप कर दिया। इस चीज को हम और भी इजीली समझेंगे जब हम जलियांवाला बाग मैसेकर की बात करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा पढ़ाई जान लेते हैं। इसके बाद 1921 से भगत सिंह ने अपने ड्रॉप आउट फेज में सेल्फ स्टडी स्टार्ट की। इस फेज में उन्होंने हिस्ट्री, रेवोल्यूशनरी बायोग्राफीज, न्यूज़पेपर्स एंड पैम्फलेट्स जैसी चीजों को पढ़ा। लेकिन 1923 से 1926 में आया उनकी पढ़ाई का सबसे इम्पोर्टेंट फेज। इस दौरान उन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर से पढ़ाई की, जिसके फाउंडर थे लाला लाजपत राय। नेशनल कॉलेज लाहौर से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड रिवॉल्यूशन, इकोनॉमिक्स एंड लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ा, जिन्होंने उन ईयर्स में भी और आगे चल के भी उनकी जिंदगी में और ज्यादा वैल्यूज ऐड की। इस दौरान उन्होंने राइटिंग स्टार्ट की एंड ड्रामा और डिबेट्स के ऊपर भी पढ़ाई की। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर।
दरअसल वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान 1914 से 1918 तक ब्रिटिश ने इंडियन से सोल्जर्स और पैसे लिए एंड प्रॉमिस किया कि वॉर के बाद फ्रीडम और राइट्स मिलेंगे। बट इंस्टेड ऑफ दैट वॉर के बाद फ्रीडम और राइट्स देने के बजाय रिप्रेशन और ज्यादा बढ़ा दिया। फिर 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट नाम का एक्ट पास किया। इस लॉ के अकॉर्डिंग पुलिस विदाउट एनी वारंट एंड विदाउट एनी ट्रायल्स किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी। अरेस्ट होने के बाद कोर्ट में अपील करने का कोई राइट नहीं था और कोर्ट में हमें एक प्रॉपर लॉयर की भी हेल्प नहीं मिलनी थी। इसलिए इंडियंस ने इस लॉ को काला कानून कंसिडर कर दिया और लगभग हर जगह इस लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए। दरअसल पंजाब के अमृतसर के दो लीडर्स थे, डॉक्टर सत्य पटेल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन। पुलिस ने विदाउट एनी वारंट उनको भी अरेस्ट कर लिया, जिससे पब्लिक और ज्यादा गुस्सा हो गई। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। बैसाखी पंजाब का एक मेजर फेस्टिवल है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इस दिन जलियांवाला बाग गैदर हुए। रीजंस फेस्टिवल सेलिब्रेट करना एंड प्रोटेस्ट करना। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट इज कि बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ प्रोटेस्ट बैन है। कुछ मिनट बाद जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने 50 सोल्जर्स के साथ आया एंड विदाउट एनी वार्निंग फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। गार्डन के एग्जिट्स नैरो थे एंड मेन गेट ब्लॉक होने की वजह से लोग ट्रैप हो गए। जैसे ही फायरिंग स्टार्ट हुई तो लोग भागने लगे और दीवारें चढ़ने लगे। जलियांवाला बाग में एक कुआं है जिसको मार्टिस वेल के नाम से जाना जाता है। लोग उसमें कूद गए एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स उस कुएं में गिरने की वजह से मर गए। लगभग 10 मिनट तक लगातार 1650 से भी ज्यादा बुलेट्स राउंड फायरिंग हुई। इंडियन एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 800 से 1000 लोग मारे गए एंड लगभग 1500 से भी ज्यादा लोग हैवीली इंजर्ड हो गए। एंड द आयरनी इज आफ्टर ऑल दैट मैसेकर जनरल डायर ने कहा कि आई वांटेड टू टीच देम अ लेसन। अगर और बुलेट्स होती तो और फायरिंग करता। इस इंसिडेंट के बाद पूरा इंडिया शॉक्ड हो गया। जो 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि मिली थी, वो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये कहते हुए वापस कर दी कि ऐसी गवर्नमेंट का सम्मान लेना गलत है जो इंडिविजुअलिटी को प्रायोरिटी ही नहीं देती। महात्मा गांधी ने भी इस इंसिडेंट के बाद एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया एंड नॉन वायलेटेड प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। जब भगत सिंह को इस इंसिडेंट के बारे में पता लगा तो वो महज 12 साल के थे। उन्होंने अगले ही दिन यानी 14 अप्रैल को स्कूल बंक किया और अमृतसर चले गए। अमृतसर जाकर जब उन्होंने ब्लड सोक्ड मिट्टी देखी तो उन्होंने उसे बोतल में भरा और उसे घर ले आए। उनकी बहन का कहना था कि भगत सिंह रोज सुबह उठ के उस मिट्टी को फूल चढ़ाते थे। इस इंसिडेंट का भगत सिंह के दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी पूरी जिंदगी अपनी देश की आजादी के लिए डेडिकेट करूंगा। और यहाँ से भगत सिंह द रेवोल्यूशनरी भगत सिंह बने। जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद भगत सिंह ने डिसाइड किया कि ब्रिटिश से बदला लेना है। वो फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरीज सुनने लगे और उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगे। मेनली ही वाज इंस्पायर्ड बाय करतार सिंह सराबा एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। 1921 में भगत सिंह ने स्कूल छोड़ा एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया। ये मूवमेंट एक नॉन वायलेटेड मूवमेंट था जो ब्रिटिश के अगेंस्ट साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहा था। लेकिन 1922 में छोरा छोरी इंसिडेंट की वजह से गांधी जी ने ये मूवमेंट तुरंत बंद कर दिया, जिससे भगत सिंह काफी डिसअपॉइंटेड हो गए। दरअसल 4 फरवरी 1922 में गोरखपुर के छोरा छोरी नाम की जगह पर लोकल विलेजर्स एंड प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ समय बाद ये चीज देखते हुए ब्रिटिश पुलिस ने लाठीचार्ज किया एंड फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसको देखने के बाद क्राउड और ज्यादा गुस्सा हो गई और एंग्री क्राउड ने पुलिस स्टेशन को घेर के पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी। एंड एट द सेम टाइम आग लगने की वजह से 22 पुलिस ऑफिसर्स ऑन द स्पॉट जल के मर गए। गांधी जी को जब इस स्ट्रेटेजी के बारे में पता लगा तो गांधी जी ने ये कहते हुए कि मूवमेंट वायलेटेड हो रहा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तुरंत बंद कर दिया। इससे भगत सिंह इसलिए डिसअपॉइंटेड हुए क्योंकि उनका ये मानना था कि एक इंसिडेंट की वजह से पूरा मूवमेंट बंद करना गलत है। और इस निर्णय के बाद भगत सिंह ने डिसाइड किया कि पीसफुल तरीके से फ्रीडम नहीं मिलेगी। अगर फ्रीडम चाहिए तो हथियार उठाने पड़ेंगे। 1924 में कानपुर में HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जिसका मेन मोटिव होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाकर इंडिया में एक रिपब्लिक गवर्नमेंट लाना। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में मेन मेंबर्स थे अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सैयल एंड जोगेश चंद्र चैटर्जी। कुछ समय बाद भगत सिंह ने भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे रेवोल्यूशनरीज से इंस्पिरेशन ली और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने लग गए। HRA सबसे ज्यादा फेमस हुई थी काकोरी ट्रेन रोबरी केस के बाद। दरअसल 1920 में HRA के रेवोल्यूशनरीज को मूवमेंट के लिए पैसों की जरूरत थी और उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट का खजाना अक्सर ट्रेन से आता था।
HRA के मेंबर्स राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान एंड राजेंद्र नाथ लाहिरी ने अपने 7 रेवोल्यूशनरीज के साथ ब्रिटिश ट्रेजर लूटने का प्लान बनाया। फिर 9 अगस्त 1925 8 डाउन सहारनपुर टू लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। सभी मेंबर्स ट्रेन के अलग अलग डिब्बों में बैठ गए। जैसे ही ट्रेन काकोरी रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, राजेंद्र नाथ लाहिरी ने चेन खींचकर ट्रेन रोक दी। इसके बाद तुरंत रेवोल्यूशनरीज ने गार्ड के डब्बे में रखा सरकारी ट्रेजर को नीचे उतार लिया। लोहे का बॉक्स भारी होने की वजह से उसको हथौड़े से तोड़ा, उसमें से पैसे निकाले और जंगल की तरफ भाग गए। उन्होंने उस वक्त 8 से 9 हजार रुपए लूटे थे, जो आज के टाइम पे लगभग 4 से 8 करोड़ की वैल्यूएशन रखते हैं। इस रॉबरी केस के बाद भगत सिंह बहुत मोटिवेटेड हुए और उन्होंने पूरी तरह एक रेवोल्यूशनरी रास्ता चुन लिया। जब ट्रेन रॉबरी केस में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिरी और रोशन सिंह को फांसी दी गई, तो भगत सिंह ने बार बार एक ही बात कही कि किसी का भी सेक्रीफाइस वेस्ट नहीं जाएगा। अगर ईंट आई है तो जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इसके बाद भगत सिंह ने HRA ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर की तरह काम किया। यहाँ पर भगत सिंह ने मेनली वेपन्स ट्रेनिंग ली और सीक्रेट मीटिंग्स भी अटेंड की। फिर 1926 में भगत सिंह ने खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा नौजवान भारत सभा। इस ऑर्गेनाइजेशन में भगत सिंह के अलावा सुखदेव थापर, भगवती चरण वोहरा, राम किशन एंड इनडायरेक्टली राजगुरु भी शामिल थे। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस ब्रिटिश के अगेंस्ट अवेयरनेस पैदा करना एंड यूथ को रेवोल्यूशन के लिए प्रिपेयर करना था। फिर 1928 में आया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे मेजर टर्निंग पॉइंट, द रिवेंज ऑफ लाला लाजपत राय's डेथ। दरअसल हुआ यूं था कि 1928 में ब्रिटिश ने एक साइमन कमीशन इंडिया भेजा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो कमीशन इंडिया के लिए आया था उसमें कोई इंडियन था ही नहीं। एंड दैट वॉज द मेन रीजन। इंडियंस इस चीज को लेकर काफी इंसल्ट फील कर रहे थे। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने एक प्रोटेस्ट लीड किया जिसका स्लोगन था साइमन गो बैक। ये देखते हुए ब्रिटिश पुलिस ने एक ब्रूटल लाठीचार्ज शुरू किया जिसका ऑर्डर दिया था ऑफिसर जेम्स स्कॉट ने। आफ्टर दैट इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय सीरियसली इंजर्ड हो गए एंड प्रोटेस्ट के ठीक 18 दिन बाद यानी 17 नवंबर 1928 को उनकी डेथ हो गई। एंड इंस्टेंटली भगत सिंह ने कहा कि लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। इसके बाद HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने डिसाइड किया कि ऑफिसर जेम्स स्कॉट को मारना है। दरअसल HRA ऑर्गेनाइजेशन ही है, लेकिन बाद में इसमें सोशलिस्ट वर्ड भी ऐड कर दिया गया क्योंकि काकोरी रॉबरी केस में जब रेवोल्यूशनरीज को फांसी हुई तो HRA ऑर्गेनाइजेशन लगभग टूट सी गई थी और जब नई पीढ़ी ने इस सभा को ऑपरेट किया तो उनका मानना था कि सिर्फ आज़ादी ही काफ़ी नहीं है, भारत में एक सोशलिस्ट सोसाइटी भी बननी चाहिए। इसलिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सोशलिस्ट वर्ड भी ऐड कर दिया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन के मेन मेंबर्स थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर। जेम्स स्कॉट को मारने के लिए HSRA के थ्रू हर एक पर्सपेक्टिव को प्लान किया गया एंड लाला जी की मौत के ठीक 1 महीने बाद यानी 17 दिसंबर 1928 को वक्त आया प्लान एग्जीक्यूशन का। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद एंड जय गोपाल 4 आदमी लगभग शाम 4:15 बजे लाहौर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे और चारों आदमी अपनी अपनी पोजीशंस पर चले गए। बट मेनली आयरनी ये हुई कि उस वक्त ऑफिसर जेम्स स्कॉट की जगह ASI जॉन सॉन्डर्स बाहर निकला, जिससे रेवोल्यूशनरीज कंफ्यूज हो गए बट एट द सेम टाइम प्लान एग्जीक्यूट भी कर दिया। पहली गोली राजगुरु ने जॉन सॉन्डर्स के सर पे मारी एंड सॉन्डर्स वहीं पे गिर गया। इसके बाद भगत सिंह ने 3-4 गोलियां और मार दी टू मेक श्योर ही डाइज एंड जॉन सॉन्डर्स डाइड ऑन द स्पॉट। एस्केप करते वक्त जब एक इंडियन कांस्टेबल चनन सिंह उनको चेज करने लगा तो चंद्रशेखर आजाद ने उसको भी गोली मार दी एंड टीम सक्सेसफुली एस्केप कर गई। एस्केप करने के बाद भगत सिंह ने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपने बाल कटवा लिए एंड बियर्ड शेव करवा ली। नॉर्मली ये सिखिज्म में अलाउड नहीं होता, लेकिन उन्होंने फ्रीडम के लिए ये किया। अगले दिन लाहौर में पोस्टर लगवाए गए जिनका मैसेज था कि लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है, साइंड बाय HSRA। ब्रिटिश ने जब ये पोस्टर देखे तो वो हैरान हो गए एंड भगत सिंह रातों रात मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गए। अब जॉन सॉन्डर्स की डेथ के बाद तुरंत नेक्स्ट स्टेप लिया एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओपनली चैलेंज करने का प्लान बनाया। 1929 सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉम्बिंग प्लान एंड ये प्लान भी मेनली HSRA के द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन इस प्लान का पर्पस किसी को मारना नहीं था, सिर्फ ब्रिटिश को एक मैसेज देना था और अपनी आइडियोलॉजी पूरी कंट्री तक पहुंचाना था। प्लान एग्जीक्यूट करते वक्त भगत सिंह के बहुत फेमस वर्ड्स थे
कि बॉम्ब गिराना ज़रूरी है ताकि बहरे सुन सकें। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली में जाते हैं। जब असेंबली में ब्रिटिश न्यू लॉ पास कर रहे थे तब भगत सिंह एंड बटुकेश्वर विजिटर गैलरी में गए एंड 2 लो इंटेंसिटी बॉम्ब फेंक दिए। बॉम्ब इंटेंशनली वीक थे इसलिए कोई डेथ नहीं हुई, सिर्फ लाउड नॉइस एंड पैनिक हुआ। एंड बॉम्ब फेंकने के बाद सबसे शॉकिंग स्टेप था कि वो वहां से भाग सकते थे, लेकिन वो वहां से भागे नहीं और अरेस्ट होकर स्लोगन्स दिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बॉम्बिंग के बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो जॉन सॉन्डर्स मर्डर का लिंक भी मिला, जिससे भगत सिंह को डेथ सेंटेंस मिल गया। एंड सेम डे यानी 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह को जेल भेज दिया गया। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि भगत सिंह ने जेल के अंदर भी काफी रेवोल्यूशनरीज काम किए और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था हंगर स्ट्राइक फॉर 116 डेज। दरअसल जेल के अंदर इंडियन प्रिजनर्स के साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट हो रहा था, जबकि ब्रिटिश प्रिजनर्स को बेटर फैसिलिटीज मिलती थी। इंडियंस को घटिया खाना, गंदे कपड़े और हार्ड लेबर का काम मिलता था। इसलिए उनकी ये डिमांड थी कि उनको भी एक पॉलिटिकल प्रिजनर का स्टेटस मिले। इसलिए भगत सिंह ने 116 दिन तक हंगर स्ट्राइक की। एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि हंगर स्ट्राइक के दौरान एक रेवोल्यूशनरी जतिन दास शहीद भी हुए। मेनली हंगर स्ट्राइक की वजह से ही भगत सिंह का नाम पूरे इंडिया में फैला। जब उनको कोर्ट में ले जाया जाता था तो वो जज के सामने बिल्कुल फेयरलेस रहते थे और कोर्ट में इनकलाब जिंदाबाद के स्लोगन्स देते थे। जेल के अंदर ही भगत सिंह ने अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे लिखा, Why I am an atheist। और अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो ये ऐसे आज भी वर्ल्ड फेमस है। कहा जाता है कि लास्ट डेज में भी भगत सिंह पढ़ाई ही कर रहे थे। एग्जीक्यूशन के वक्त भगत सिंह एक लेनिन नाम की बुक पढ़ रहे थे जो सोशल रेवोल्यूशन और अवेयरनेस को सपोर्ट करती है। जब गार्ड ने कहा कि तुम्हारी एग्जीक्यूशन का वक्त आ गया है तो भगत सिंह ने कहा कि थोड़ा रुक जाओ, अभी एक रेवोल्यूशनरी दूसरे रेवोल्यूशनरी से मिल रहा है। दरअसल एग्जीक्यूशन की एग्जैक्ट डेट तो 24 मार्च सुबह 7 बजे की थी, लेकिन ब्रिटिश को डर था कि लोग प्रोटेस्ट करेंगे, इसलिए 23 मार्च 1931 शाम 7:30 बजे लाहौर सेंट्रल जेल में जॉन सॉन्डर्स केस के अंदर भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव थापर ने फेयरलेस होकर फांसी के फंदे को चूमा एंड अपनी डेथ एक्सेप्ट की। एंड देयर लास्ट वर्ड वाज इनकलाब जिंदाबाद।